हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 2021 साइंस का मॉडल पेपर क्लास 10th का, जो सेट 4 होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि सेट 1, 2 और 3 हमने अपलोड कर दिया है साइंस का ऑब्जेक्टिव, और ये सेट 4 है। उसके बाद हम लोग 2022 का सवाल देखेंगे। तो जिस प्रकार से मैं नए सीरीज को लॉन्च कर रहा हूँ कि सारे मॉडल पेपर सारे सेट का मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो उसी के मुताबिक हमने ये सेट 4 को उठाया है। ठीक है, और इसी तरह से सारे मॉडल पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2021 का मॉडल पेपर है, और अगर बात करें तो इसमें से 52 ठो खंड ए में होता था और 28 ठो खंड बी में। और खंड ए में आपका होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बी में होता था बायोलॉजी, पिछले के हिसाब से। ठीक है, 2021 के समय। इसी प्रकार से अगर एक बार आपको मार्क्स दिखा दें, तो देखिए मार्क्स में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था इसमें। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने सब में उत्तर दें। इस पर में 2 खंड ए और बी है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य था। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकित किया गया है। 2 अंक वाले शब्दों के लिए 40 से 50 शब्द लिखना था, 4 अंक वाले शब्द के लिए 50 से 60 शब्द, और 5 अंक वाले शब्दों के लिए 70 से 80 शब्द। उतने में आपको मिल जाता 5 अंक। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया जहाँ कहीं चित्र हो वहाँ चित्र का आवश्यकता हो तो चित्र को दिखा दें और स्पष्ट रूप से खींचना है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। सेट नंबर 4 ये स्टार्ट होने वही वाला है दोस्तों। सेट नंबर 4 2021 का, और साइंस का ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात वो होता है जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, ना तो ठोस, ना द्रव और ना ही गैस। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वो होती है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया ए। सेकंड का आंसर देख, सेकंड क्वेश्चन है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए मान के चलिए ये दर्पण हुआ। ठीक है, दर्पण, और यहाँ पे अगर हम लोग इधर से देखें तो ये ध्रुव हुआ। ठीक है, पी जिसको बोलते हैं पोल, और यहाँ मान के चलते कर्वेचर है सी। तो ध्रुव और सी को मिलाने वाली, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहते हैं या तो फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मुख्य अक्ष, तो यही हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश का तरंग। फिर चौथा सवाल देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो देखिए कितना दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 × 10 का पावर -19, 19 कूलम, यानी 19 कूलम। उसके बाद पांचवा सवाल देखेंगे, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। देखिए, और एलपीजी का जो अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो C4H10। ठीक है, C4H10 होता है, और ब्यूटेन जो है ये एल्केन श्रेणी का है, और 4 नंबर पे ब्यूटेन आता है, तो C4H10। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो हो गया आपका इस तरह से, जिससे हम लोग सी ले लेंगे, 1, 2, 3 और 4 ले लेंगे, इधर से बैठा देंगे, ये आपका हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन लगा देंगे इधर, तो हो जाएगा आपका 10। तो देखिए 1, 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ एक 10, तो 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगर इसी को हम लोग घेर के, यानी कि अगर एक ठो यहाँ से मिटा के ऐसे कर दें कि 1, 2, 3 और एक इधर से लगा दें, इधर से अगर बंद सीरीज मिल जाएगा तो इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो एलपीजी में ज़्यादा क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही होता है, यानी 5 का हो गया ए। उसके बाद हम लोग छठा का बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O, यानी कि ए नंबर है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, CaSO4 × हाफ H2O। फिर सातवां सवाल है कि शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी में जो होता है टूटे हुए हड्डी को जोड़ने में प्रयुक्त कौन सा रासायनिक पदार्थ जरूरत होता है, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है POP का। नेक्स्ट सवाल आठवां देखेंगे, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। फिर नौवां सवाल देखेंगे कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दीवार पर सफेदी करने के लिए तो इसका प्रयोग करते हैं CaOS2। ठीक है, दीवार पर सफेदी करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं CaOS2। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ये होता है आपका, दीवार पर सफेदी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 10वां सवाल है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर, सोडियम सल्फेट बोला है। ठीक है,
तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम और सल्फेट का हो जाएगा NaSO4 प्लस बोला है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। अगर इसको मिला देंगे तो इससे किस रंग का अवक्षेप बनेगा, यानी जो अवक्षेपण अभिक्रिया नीचे जो किसी का, जैसे अगर ये हम लोग ले लेते हैं ये बीकर, तो इसमें अगर इसको मिला के घोलेगा तो नीचे इसका अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अवक्षेप के रूप में बैठेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाता है सफ़ेद, ठीक है, यानी कि 10 का हो गया सी। उसके बाद 11वां सवाल देखेंगे कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो कार्बन के अप्रूफ होते हैं। पिछले वीडियो में भी ये बात बताया गया था, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन क्या कार्बन के अप्रूफ होते हैं। उसके बाद 13वां सवाल क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब को एक अंतर लिख, देखिए अंतर लिखने बोला लेकिन 1 मार्क्स का, तो हम इसको बता देते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक यानी आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, एक अंतर। उसके बाद आगे देखेंगे उत्तल दर्पण के दो उपयोग, ठीक है, ये भी 1 नंबर का सवाल था। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए पीछे देखने में इसका प्रयोग करते हैं, पीछे देखने में, यानी उसके बाद साइड मिरर बोल सकते हैं, साइड मिरर। उसके बाद एक चीज़ और है उत्तल दर्पण के बारे में कि बड़ा कोई छोटा वस्तु छोटा दिखाता है, बहुत सारे वस्तु को समेट कर छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। बाकी देखिए जितना भी सवाल यहाँ पे है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब क्या है, सब्जेक्टिव सवाल है। तो फिलहाल सब्जेक्टिव सवाल तो इसमें कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन नंबर बी में, जहाँ पे बायोलॉजी का सवाल स्टार्ट होगा, ठीक है, सेक्शन बी में। तो यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल बायोलॉजी में क्या है कि मुकुलन द्वारा जन्म मुकुलन द्वारा लिंगी जन्म होता है किसमें, तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होता है और ईस्ट में। उसके बाद आगे सवाल देखेंगे कि मानव हृदय में कितने अलिंद तक कितने नीले होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मानव हृदय यानी कि हार्ट का बात करें, अगर इसको बनाना चाहें, ठीक है, अगर ऐसे इसको बनाना चाहें हार्ट को, तो इसमें 2 वेंट्रिकल और 2 ये होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें डबल आलिंद और डबल नीले होते हैं, ठीक है। तो पहला ही वो आंसर सही होगा इसका। फिर 29वां वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक है, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हुआ किडनी, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो होता है वो इस प्रकार से संरचना होता है, संरचना होता है इस तरह से, और ये जो होता है इस तरह से इसका शाखा निकला होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और यही इसका क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। फिर 30वां नंबर सवाल है ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। देखिए तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो 30 का हो गया ए नंबर। 31वां सवाल है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को, यानी 31 का हो गया ए। उसका 32वां सवाल होगा कि अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है, 2 नंबर का सवाल था, ठीक है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना था और 2 नंबर का सवाल था। तो अमाशय की जठर ग्रंथि जो होती है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, ठीक है। और लगभग एक दिन में 3 लीटर जो हम लोग का ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जठर रस का स्राव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ भी एक सवाल छोटा सा पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधा में 2 संवहन ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो जड़ से जल को लेकर जाता है, ठीक है, और ऊपर दिशा में बढ़ता है, जबकि फ्लोएम जो है फूड को सारे जगह पर लेकर चला जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे पदार्थों को खाली स्थान कहते हैं जो जैविक प्रक्रिया में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय जो पर्यावरण के द्वारा अपघटित हो जाएंगे उन्हें, जैसे कि हमारा साग सब्जी, ठीक है, साग सब्जी ये सब क्या हो जाएगा। फिर मनुष्य का कंकाल हुआ, ठीक है, छोटे मोटे जितने भी गोबर हो गए, इतने सारी चीज़ क्या है, तो अब ये है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इस प्रकार से अब देखिए बाकी जो सवाल है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, तो आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्टिव सवाल जब करवाएंगे सब सारे सवाल को एक बार पूरा पुनः कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहें और देखिए यहाँ धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है, धीरे धीरे सारे मॉडल पेपर को, और एग्जाम के पहले ही आपको सारे सब्जेक्टों का मॉडल पेपर, सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2021 वाला मॉडल पेपर था, और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग सारा मॉडल पेपर को कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और दोस्तों में शेयर करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद जय भारत।